नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच आपके वीडियो रिस्पांस के लिए, कमेंट्स के लिए एंड लाइक्स के लिए। आई होप मेरे जो प्रोडक्ट वीडियो हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आप एडवाइज़र हो तो आपको अपने न्यू बिज़नेस में हेल्प कर रहे होंगे एंड अगर आप एलआईसी के प्रोडक्ट बायर्स हो तो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे किसी भी प्लान को समझने में कि क्यों और कौन आपके घर में से उस प्लान के लिए एलिजिबल होगा और आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। सो थैंक यू सो मच आप लोगों के रिस्पांस और प्यार के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बना हुआ है। लास्ट टाइम हमने वीडियो लिया था निवेश प्लस पे, जो मार्केट प्लान था, ठीक है, लेकिन सिंगल इन्वेस्टमेंट था। लेकिन आजकल आप हर जगह देख रहे होगे कि एसआईपी का क्रेज जो है यंगस्टर में बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, तो आज का जो प्लान है वो भी मार्केट प्लान ही है। एस आई आई पी एल आई सी का जो सिप है, हम बोलते हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे एंड आई विल ट्राई टू यूज बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश हम दोनों लेने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हम डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद सिप। मार्केट में आजकल सभी यंगस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है। नो डाउट मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न भी देता है, लेकिन कभी कभी अगर नसीब बुरा हो तो ले भी डूबता है। बट इट्स ओके। अगर आपका पैसा एलआईसी ऑफ इंडिया के हाथों में है तो सिप बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट के म्यूचुअल फंड एंड सिप से बिल्कुल अलग है। ये मार्केट के सिप एंड म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गारंटीड एडिशन भी है, यहाँ पे इंश्योरेंस भी है। ठीक है, इसीलिए ये सिर्फ एसआईपी ना हो करके एसआईआईपी है, सिस्टमेटिक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो एलआईसी का यूलिप प्लान है। टेबल नंबर 852। ओके, सो बेसिक डिटेल्स अगर इस प्लान की आप देखेंगे तो दिस इज अ रेगुलर प्रीमियम, नॉन पार्टिसिपेटिंग। रेगुलर प्रीमियम यानी एक बार किस्त नहीं देनी आपको, रेगुलरली आप चाहे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किस्तें दे सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग यानी एलआईसी के बोनस पार्ट्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। ये यूनिट लिंक एश्योरेंस प्लान है, मीन्स यूलिप प्लान है ये, विच ऑफर्स इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से आपके दोनों ही पर्पस कंप्लीट होते हैं, इंश्योरेंस के भी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट में के भी। तो अगर आपके पास प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास अगर प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, तो आई वुड एडवाइज कि आपको एलआईसी के सिप के साथ जाना चाहिए, जहां पे आपकी फैमिली की सिक्योरिटी रहेगी और आपके रिटर्न के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि पुराने से पुराना भी प्लान आप उठा करके देखो एलआईसी का, तो उसमें ग्रोथ में कम से कम 25 सालों में 9% का सीएजीआर बुरा बुरा नहीं कह सकते हम। आप उठा के देख सकते हैं, लेकिन अगेन आई विल से कि अगर 2 या 3 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये प्लान आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि हमारे क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, हमारे क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ये हमारा पर्पस होता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए आप किसी भी मार्केट प्लान में जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म जाइए। ठीक है, और वैसे भी एलआईसी का एसआईपी जो है उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। ठीक है, 5 ईयर लॉक इन पीरियड है, जो जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिटर्न ज्यादा आने के। ठीक है, सो प्रपोजर कैन चूज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वन डिजायर्स टू पे। इस प्लान में आप अपनी अमाउंट चूज कर सकते हैं कि आपको कितने का एसआईएपी लेना है। एज प्रीमियम पेड शेल बी सब्जेक्ट टू अलोकेशन चार्ज। तो वो तो वैसे भी आप म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते तो वहां पे भी अलोकेशन चार्जेस तो आपसे लिए ही जाते हैं। आपने निवेश प्लस के वीडियो में कंपैरिजन देखा भी होगा। ठीक है, सो अपॉन कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, कुछ ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद एलआईसी ऑफ इंडिया क्या करता है, guaranteed addition as a percentage of annual premium shall be added to the unit fund under in force policy। तो जो भी पॉलिसी सरेंडर नहीं हुई है या जिनके प्रीमियम लैप्स नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में एलआईसी जो है, जैसे मार्केट में आपको डिविडेंड मिलता है ना, वैसे ही एलआईसी ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने सिप पॉलिसी होल्डर्स को 5, 10, 15, 20, 25 ईयर पे 1% ऑफ गारंटेड एडिशन एज अ यूनिट्स, जो भी अमाउंट होगी उतने अमाउंट के
एनएवी से डिवाइड करके यूनिट्स ऐड करके देता है, यानी आपके बाकी के इन्वेस्टमेंट के साथ ये भी यूनिट्स अब इंक्रीज होता है। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ LIC's SIIP प्लान। ओके, तो इंश्योरेंस भी है, गारंटेड एडिशन भी है, एंड मार्केट रिस्क का प्रोडक्टिव पार्ट भी है। सो बेस्ट है कि आपके पास एक LIC का सिप जो है पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए। ठीक है, फीचर्स एंड कंडीशन समझते हैं। दैट मिनिमम एज एट एंट्री इस प्लान में 90 दिन के बच्चे के लिए आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि 90 दिन के बच्चे के लिए आप लेते हैं तो आप 5 साल के बाद विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बच्चे की एज 18 ईयर होना कंप्लीट है। तो जब भी आप मार्केट प्लान्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि अगर बेबी के नाम पे कर रहे हैं तो वो 18 ईयर से पहले फंड विड्रॉ नहीं कर पाएगा। XYZ किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करें, तो जैसे कि ये 90 दिन से स्टार्ट होता है, 90 दिन के बच्चे को भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं, और मैक्सिमम 65 साल के व्यक्ति को भी आप ये प्लान सेल कर सकते हैं। 65-ईयर-ओल्ड पर्सन भी ये ले सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 18 ईयर की है। ठीक है, एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 85 ईयर की है। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर 65 ईयर का पर्सन है, उसके पास भी 20 साल का 20 ईयर का इंश्योरेंस लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्लान है, इंश्योरेंस यूलिप प्लान है। तो अगर आप इंश्योरेंस किसी प्लान कोई प्लान आपके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इसमें सिप में इन्वेस्ट कीजिए। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 7 टाइम्स, 65 की एज है तो 7 टाइम्स, देखो इसमें 2 क्राइटेरिया रहते हैं। तो अप टू 55 एज 10 टाइम्स जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस रहता है, एंड अबव 55 एज यहाँ पे 7 टाइम्स इंश्योरेंस रहता है। तो अगर 65 की एज में भी आप 1 लाख रुपीज ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं सिप में, तो एटलीस्ट 1 लाख का 7 लाख गारंटेड इंश्योरेंस तो आपका पहले दिन से ही बन जाता है। इसीलिए भी आपको LIC के सिप में जाना चाहिए। ठीक है, सो मिनिमम यहाँ पे मैच्योरिटी एज 18 ईयर है, मैक्सिमम 85 ईयर है। पॉलिसी टर्म आप 10 साल से 25 साल की ले सकते हैं, और लॉक इन पीरियड इस प्लान में 5 साल का रहता है। यानी भले आपने 10 साल की टर्म ली है, लेकिन 5 साल के बाद आप कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन जैसे कि ये मार्केट प्लान है, तो ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पे ही रहेगा। जैसे आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने रिस्क पे, वैसे ही आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे एडिशनल आपको इंश्योरेंस एंड गारंटीड एडिशन मिल रहा है, जो बेनिफाइड है, और सेक्शन 37 के साथ LIC ऑफ इंडिया वर्क करता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो पॉलिसी टर्म 10 to 25 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे का एजुकेशन के लिए सीरीज भी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई टर्म 10 साल की ले ली, कोई 15 साल की ले ली, कोई 25 साल की ले ली, तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो एक बार टर्म लेने के बाद आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट्स बेटर कि आप डिवाइड करके चलें, तो आपकी जब भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल होती जाएगी। तो बहुत अच्छे से इस प्लान को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो अगर इस प्लान में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4000 के मंथली इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर क्वार्टरली है तो मिनिमम प्रीमियम 12,000 होना चाहिए। अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो 22,000 होना चाहिए। एंड अगर ईयरली मोड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40,000 मिनिमम प्रीमियम से ये प्लान स्टार्ट होता है। अभी अगर आपको ये प्रीमियम बढ़ाना है तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं? मंथली मोड में अगर आपने लिया है ये प्लान 4000 से, तो 250 रुपीज के मल्टीपल में इसे आप बढ़ा सकते हैं। अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड में आपने ये प्लान लिया है तो 1000 के मल्टीप्लीकेशन में आप इसको बढ़ा सकते हैं। और मैक्सिमम प्रीमियम जो है कोई लिमिट नहीं है, अंडर राइटिंग पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना मिल सकता है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग कितना मिल सकता है। ओके, सो आगे चलते हैं हम। इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड ऑप्शन क्या है? तो इस प्लान में बेसिक सम एश्योर्ड में ऑप्शन 2 है, जो एज पे डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र 55 साल से कम है तो जो भी आप एनुअलाइज प्रीमियम दे रहे हैं, जैसे आप 4000 मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 महीने का ये हुआ 48,000 रुपए। तो 48,000 का 10 टाइम्स होगा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 4000 मंथली, then it will be make a sum of 48,000 investment for a annum. So 10 times of that means 4,80,000, 4,80,000 आपका इंश्योरेंस यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है तब तक। और अगर आपकी एज 55 साल से ज्यादा है, इफ यू आर अबव 55 years, then 7 times of the annualized
एनुअलाइज प्रीमियम आपका रिस्क कवर रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 65 साल का व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहा है, या समझो मान लो 50,000 रुपए साल का प्रीमियम दे रहा है, तो 3.5 लाख रुपए इंश्योरेंस उसका कंटिन्यू रहेगा। अभी भगवान न करे जब भी डेथ क्लेम आता है तो फंड वैल्यू या इन्वेस्टेड अमाउंट दोनों में से जो ज्यादा होगा, या सम एश्योर्ड, सॉरी, फंड वैल्यू या सम एश्योर्ड दोनों में से जो ज्यादा होगा, LIC ऑफ इंडिया वो पे करेगा नॉमिनी। अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो स्विचिंग बिटवीन एनी फंड, आप साल में 4 बार फ्री ऑफ कॉस्ट स्विच कर सकते हो अलग अलग फंड्स के बीच में। कौन कौन से फंड्स हैं ये भी हम डिटेल में फिर से देखेंगे। डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो। तो ये टैक्सेशन का जो आपको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, प्लीज राइट डाउन, कि अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 10 टाइम्स इंश्योरेंस है तो आपके लिए वो अमाउंट टैक्स फ्री रहेगा। और अगर आपने जो भी इन्वेस्ट किया है उसके 10 टाइम्स से कम इंश्योरेंस मिल रहा है तो वो टैक्सेबल रहता है। तो TDS भी कटता है, टैक्स डिडक्ट होता है उसमें। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपना जो इनकम है यानी प्रॉफिट पार्ट जो है उसको 5 सेटलमेंट्स में ले सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में प्रोबेबली अवेलेबल नहीं है सिर्फ में इन्वेस्ट करते हैं, तो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टैक्सेबल 10% लगेगा। तो यहाँ पे अगर TDS कट रहा है, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो दो फायदे होंगे। एक तो इंटरेस्ट भी पे होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो। और दूसरी चीज ये होगी, कम TDS कटेगा क्योंकि कम इनकम दिखा रहे, तो उसको आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो बाय दिस वे ये प्लान आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो 10% उस पर टैक्स लगेगा। नो डाउट इन्वेस्टमेंट आपका ATC में टैक्स फ्री रह सकता है, लेकिन अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो सकता है अगर प्रॉफिट मोर देन 1 लाख रुपए है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई इंश्योरेंस नहीं है, वहां आपका 10-10D वर्क नहीं करेगा। तो बेटर है आप LIC का सिप ले। ठीक है, अगर आपकी सैलरी स्लैब अच्छा है, आपका HUF इनकम अच्छा है, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन फॉर यू। ओके, देन पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम 6th ईयर, अगर आपको इमरजेंसी में फंड की नीड है तो आप 6 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, देन इंक्रीज और डिक्रीज इन बेनिफिट नॉट अलाउड, आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते प्रीमियम्स में। ठीक है, एक्सीडेंटल राइडर अगर आपने स्टार्टिंग में लिया है तो आप बाद में कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने कैंसिल करवा दिया तो आप फिर से ऐड नहीं कर सकते। टॉप अप नॉट अलाउड है, यानी एडवांस में प्रीमियम रख के नहीं कर सकते, जो भी मोड लिया है आपने वही आपको एप्लीकेबल रहेगा। अल्ट्रेशन टू अदर प्लान नॉट अलाउड, एक प्लान से दूसरे प्लान में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो आई थिंक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन थे। अभी देखते हैं मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट। तो यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नेच, आप जो मोड चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइडर्स की बात करें तो इस प्लान में एक ही राइडर अवेलेबल है, वो है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। ठीक है, LIC का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जो इस प्लान में आप एड ऑन ले सकते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम 1 करोड़ तक सारे प्लान का मिला करके अलाउड है, एक्सेप्ट जीवन शिरोमणि। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में इस प्लान में ग्रेस पीरियड 15 दिन का रहता है, एंड अदर मोड्स में ये 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। ठीक है, रिबेट की बात करें तो इस प्लान में कोई भी रिबेट नहीं मिलता, क्योंकि ये मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लान है, यहाँ पे हायर सम एश्योर्ड रिबेट नहीं मिलता है। ठीक है, मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपने मोर्टेलिटी चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वैसे क्योंकि इंश्योरेंस पार्ट भी है इसमें, सो मोर्टेलिटी चार्जेस जो भी डिडक्ट किए हैं आपने, अगर पॉलिसी सरेंडर नहीं की, आपने उसकी मैच्योरिटी तक इसे खरीदा है, रेगुलर प्रीमियम पे किया है, तो लास्ट में LIC ऑफ इंडिया आपके मोर्टेलिटी चार्जेस भी रिफंड कर देती है। इससे अच्छा बेनिफिट क्या चाहिए बताओ? है मार्केट में, चलो डेथ नहीं हुई तो हम उसका चार्ज हम रिटर्न कर देते हैं, उसके जो यूनिट्स हमने डिडक्ट किए थे वो हम रिफंड कर देते हैं। बेस्ट प्लान है। ठीक है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस के साथ साथ रिटर्न भी दे रहा है, और करंटली 17% का CAGR चल रहा है। आज की तारीख का जो CAGR है 17% चल रहा है। मैं मानती हूँ अगर 10 साल, 10 ईयर के लिए भी 4,000 मंथली इन्वेस्ट करते हैं और 10% का भी अगर CAGR चल रहा हो ना इस प्लान में, तो भी वो आपको 10 लाख रुपए रिटर्न देगा।
यानी 10 साल में डबल। अगर 12% भी चल रहा होगा तो 10 साल में 12 लाख दे देगा। और अगर यही 17% कंटिन्यू रहा ना, 17% कंटिन्यू रहा, तो 10 साल में 4,000 मंथली SIP का ये प्लान आपको कम से कम 17 लाख रुपए रिटर्न दे सकता है। अगर करंट जो CAGR चल रहा है उसी वेग से अगर 10 ईयर कंप्लीट होते हैं, तो बेस्ट प्लान है। अगर मार्केट के SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, तो इसमें भी लेकर के देखो। आपको इंश्योरेंस के साथ साथ अच्छा रिटर्न देने वाली पॉलिसी है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ही सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो मोर्टेलिटी चार्जेस आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो आपको 10 साल की टर्म की नीड है, आप 10 साल खरीदे या टुकड़े कर दे। अगर 10,000 की SIP, 12,000 की SIP करना चाहते हो तो एक ही टर्म 10 साल रखें, एक ही टर्म 12 साल रखें, एक ही टर्म 15 साल रखें। ऐसे डिवाइड करके खरीदे, क्योंकि 10 से 25 साल की टर्म इसमें अवेलेबल है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप इन्वेस्ट करें, अपने गोल्स बनाए कि 10 साल के बाद मुझे ये खरीदना है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। 15 साल के बाद मुझे ये खरीदना है, इसके लिए मैं ये SIP कर रहा हूँ। ठीक है। और 20 साल के लिए बाद मुझे ये बच्चे का एजुकेशन है, शादी है घर में, उसके लिए मैं ये SIP कर रहा हूँ। सो बेस्ट है, अगर मार्केट में आप बिलीव करते हैं तो ऐसे प्लान करके चलिए। ठीक है। तो आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे और सामने इंश्योरेंस तो है, तो उसका फैमिली को भी फायदा मिलेगा। ओके। अभी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क की मैं बात कर लूं, क्योंकि इसमें रिस्क कवर भी दे रहा है। तो अगर बच्चों के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो 0 to 6 ईयर के चाइल्ड के लिए जो रिस्क कवर है वो 2 साल के बाद शुरू होता है। अगर 6 साल से अधिक उम्र है बच्चे की, चाइल्ड इज मोर देन 6 ईयर ओल्ड, देन जैसे ही 8 ईयर कंप्लीट होते हैं चाइल्ड के, ठीक है, वहां से रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अगर उससे पहले भगवान न करे डेथ क्लेम आया, भगवान न करे, बट उससे पहले डेथ क्लेम आया, तो जो भी फंड वैल्यू है वो रिफंड कर दी जाती है। ठीक है। तो डेथ बेनिफिट इस प्लान में क्या है, वो बेसिक सम एश्योर्ड है। और 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम जो आपने दिए हैं वो, और लेस एनी पार्शियल विड्रॉल मेड ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में कोई भी पार्शियल विड्रॉल अगर आपने किया है, क्योंकि जैसे कि इस प्लान की खासियत है कि 6 साल के बाद आप कभी भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का गैप बीच में होना चाहिए, मैक्सिमम 3 टाइम्स ही अवेलेबल है। तो जो भी पार्शियल, भगवान ने करे डेथ क्लेम आया पार्शियल विड्रॉल करने के 2 साल के अंदर, तो जो भी पार्शियल विड्रॉल आपने किया है वो माइनस करके सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू, और फंड वैल्यू, अब इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो देने के लिए LIC ऑफ इंडिया कमिटेड है आपसे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? विच एवर इज आयर दैट इज पेड। और क्या चाहिए? अब चाहें तो डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में भी सेटल करके जा सकते हैं। मिनिमम सब्जेक्ट टू 5,000 मंथली, 15,000 क्वार्टरली, 25,000 हाफ ईयरली एंड ईयरली 50,000 होना चाहिए। तो आप ये भी चीजें कर सकते हैं, सेटलमेंट करके जा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली पीछे फंड मैनेज करने के लिए कैपेबल नहीं है, मेरे वाइफ या मेरे बच्चे दैट मच नॉट कैपेबल, तो आप ये भी सेटलमेंट सिलेक्ट करके रख सकते हैं अपनी पॉलिसी में। जो भगवान न करे जब भी डेथ होती है तो LIC ऑफ इंडिया उसी हिसाब से नॉमिनी को पैसे देगा। नॉमिनी उसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकता। ओके। सो ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय लाइफ एश्योर्ड फॉर फुल और पार्ट डेथ बेनिफिट ऑल्सो। आप चाहें तो 50% लमसम देके जा सकते हैं, आप चाहें तो 50% सेटलमेंट करके जा सकते हैं। तो LIC ऑफ इंडिया ने आपको सारे राइट्स दे दिए हैं। मेरे पास एक ऐसे भी एडवाइजर हैं जिन्होंने लास्ट ईयर IC38 का एग्जाम दिया था, मैंने ही प्रिपरेशन करवाई थी उनको। 46 ईयर एज है उस लेडी की। ठीक है। एक्सपीरियंस मैं आपको उनका बताती हूँ। उन्होंने बोला, मैम LIC से जो मेरे हस्बैंड ने पॉलिसीज ली थी ना, विद इन 30 डेज LIC ने सारा क्लेम दे दिया। लेकिन मार्केट में जो अमाउंट मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था, आज 1.5 साल होने को आया है, अभी भी मैं शेयर सर्टिफिकेट इसके लिए उसके लिए धक्के खा रही हूँ, अभी तक वो पैसा रिफंड नहीं आया। तो सर आप ही सोच लीजिए किस जगह पे आप इन्वेस्ट करना बेटर समझेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। जहां पे सेफली अमाउंट हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, पीछे हमारे बीवी बच्चों को धक्के ना खाने पड़े, या जहां उन्हें
फॉलोअप्स लेने पड़े, ठीक है। सो यू कैन डिसाइड बाय योर वे। मेरे सामने जो एग्जांपल था वो लाइव एग्जांपल, मैंने उनसे पूछा आप एग्जाम क्यों दे रहे हो, आपके पास तो फंड ऑलरेडी आ चुका है। बोले मैं इसीलिए देना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं लोगों का भला करना चाहती हूँ, दैट्स वाई मैंने LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन किया है। ये उनका आंसर था। अपने हस्बैंड का डेथ क्लेम लेने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि क्यों इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना जरूरी है। 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और बेटी MBBS कर रहे हैं। अभी उनके फादर प्रोविजन करके गए तो वो पढ़ रहे हैं, अदरवाइज क्या होता बच्चों का। सो सी, इन्वेस्ट ऐसी जगह पे करो जहां पे फॉलोअप्स के लिए आपको धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आप घर में डेथ होने के बाद फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रहती है, और वो जब फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हो जाएगी तो पूरी लाइफ रुइन हो जाती है उन लोगों की। ओके। सो ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसी जगह पे मत इन्वेस्ट करो जहां से उनको पैसे वापस लाना मुश्किल हो, और अगर करते हो तो प्लीज वहां नॉमिनेशन ठीक से करके आइए, ताकि पीछे फैमिली हैरान ना हो। ओके। सो अभी टाइप्स ऑफ फंड की बात करते हैं तो वैसे 4 प्रकार के फंड है, लेकिन LIC में 5वां फंड भी है जो डिसकंटिन्यूड फंड है। सबसे पहले बॉन्ड फंड है जो सबसे लो रिस्क रहता है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योर फंड आता है। सिक्योर फंड उससे थोड़ा मीडियम रिस्क वाला रहता है, लेकिन रिटर्न के चांसेस उसमें थोड़े ज्यादा होते हैं। वैसे ही बैलेंस फंड रहता है। बैलेंस फंड में ग्रोथ एंड डेप्थ दोनों का मिक्सचर बोल सकते हो। मीडियम टू हाई रिस्क इसको बोल सकते हो, ठीक है। मीडियम ही रिस्क होता है इसमें। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो बैलेंस फंड के साथ जाना पसंद करते हैं। ओके। और ग्रोथ फंड जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में रहना चाहते हैं तो ग्रोथ आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप एक मीडियम टर्म तक रहना चाहते हैं तो बैलेंस आपके लिए ठीक रहेगा। ओके। और अगर आपको कुछ पता ही नहीं है क्या कैसे है, तो फिर आप बॉन्ड के या डेब्ट फंड के साथ जाइए, ठीक है। वो भी बुरा रिटर्न दे ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ पे ग्रोथ फंड में जितना रिस्क उतना रिटर्न भी होता है, ठीक है। कहावत आपने सुनी होगी, हायर द रिस्क यू टेक, हायर द रिटर्न यू कैन गेट। ओके। सो यहाँ पे ग्रोथ फंड है। और फिफ्थ जो फंड है जहां से आप प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, वहां से आपका जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यूड फंड में चला जाता है। और मजे की बात यह है कि LIC ऑफ इंडिया 4% डिसकंटिन्यूड फंड में भी गारंटीड 4% एडिशन देती है, ठीक है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट। पॉलिसी पे लोन ये मार्केट प्लान है, इसीलिए अलाउड नहीं है। सरेंडर या पेड अप पॉलिसी, तो 5 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं जहां से आप प्रीमियम देना बंद करेंगे। अगर सपोज 5 साल से पहले आप सरेंडर का एप्लीकेशन भी करते तो आपको 5 साल कम से कम वेट करना है। लेकिन भगवान ना करे उसके बीच डेथ क्लेम आ गया, भगवान ना करे उसके बीच डेथ क्लेम आ गया, तो हम सरेंडर के लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने की राह नहीं देखते, हम डेथ क्लेम तुरंत दे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 5 साल के बाद पॉलिसी पीरियड कि 5 साल बाद आप पॉलिसी कभी भी सरेंडर कर सकते हो, ठीक है, या पेड अप कन्वर्ट हो सकती है। रिवाइवल की बात करें तो कभी भी 3 साल के अंदर आप रिवाइवल कर सकते हो। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे रिवाइवल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी बहुत हाई है, इंस्टॉलमेंट देने जैसा नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो। आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दो, और जहां पे लगे आप मार्केट नीचे सेटल हो रहा है, वहां से आप फिर से सारे प्रीमियम्स पे करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। आपकी जो भी गारंटीड एडिशन मिस हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे। ओके। और आप लो NAV पे अपने यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। सो दिस इज द प्लस पार्ट ऑफ दिस प्लान, कि आपको ऐसा लग रहा है कि जहां मार्केट बहुत थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, अब ये गिर सकता है कभी भी, या तो मुझे डेप्ट में भी नहीं लेके जाना, मेरे को वो भी नहीं करना, तो प्रीमियम देना बंद कर दो। और कभी भी 3 साल के फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 3 साल के अंदर आप कभी भी पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं, ठीक है। ये इस प्लान का प्लस पॉइंट है। असाइनमेंट तो 18 ईयर अबव एज है तो आप असाइनमेंट कर सकते हैं इस पॉलिसी का। कंपल्सरी टर्मिनेशन, सो इफ आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर फुल 5 years फर्दर प्रीमियम्स आर नॉट पेड, अगर आगे के प्रीमियम नहीं पे करते और आपका यूनिट फंड इतना नहीं है
कि जिसमें से चार्जेस रिकवर, क्योंकि हर मार्केट में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एलोकेशन चार्ज होता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, आपको पता ही होगा अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर वो चार्ज रिकवर हो, इतना फंड नहीं है, तो कंपलसरी टर्मिनेशन हो जाता है, बट लगभग ये इशू आता नहीं है। सुसाइड क्लोज यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा कि भगवान न करे 12 महीने के अंदर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क से 12 महीने के अंदर अगर किसी ने सुसाइड किया तो वहां पे जो भी फंड वैल्यू होगी वही मिलेगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बैक डेटिंग इस प्लान में आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट प्लान है। प्रपोजल फॉर्म, सेपरेट प्रपोजल फॉर्म आता है एसआईपी प्लान के लिए जो आपको फिल करना होता है, और आनंदा के साथ पेपरलेस जाइए, बेस्ट है। ठीक है, मैंने कल ही किया था एक आनंदा, हाँ कल ही किया था एक आनंदा, पॉलिसी नंबर सुबह गिर गया। ठीक है, कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हो गया। टैक्स बेनिफिट तो एटीसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि इंश्योरेंस इससे कनेक्टेड है। मैच्योरिटी या डेथ क्लेम बेनिफिट यहाँ पे टैक्स फ्री रहेगा क्योंकि 10 टाइम्स इंश्योरेंस है। लेकिन मैं फिर से कह दूं, जहां पे 7 टाइम्स इंश्योरेंस है वहां पे ये टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से प्लान समझ में आया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे अंडर राइटिंग पार्ट इस प्लान का, अंडर राइटिंग पार्ट हम देखेंगे। सो तो अंडर राइटिंग में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन ये प्लान ले सकता है। तो यहाँ पे मेजर लाइव्स, मेजर फीमेल लाइव्स, मेजर स्टूडेंट्स, माइनर लाइव्स, प्रेग्नेंट लेडीज अंडर कैटेगरी A1, थर्ड जेंडर, एनआरआई, एफएनआईओ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अगर गेनफुली एम्प्लॉयड हैं तो ये सारे ही ये प्लान परचेज कर सकते हैं। तो वाइड रेंज, तो जैसे हमने देखा कि 90 डेज के बच्चे से लेकर के 65 ईयर के पर्सन को आप ये प्लान पिच कर सकते हैं। ठीक है, निवेश प्लस हमने देखा था 70 ईयर की एज तक आप बेच सकते थे। SIIP भी आप 65 ईयर तक की एज को दे सकते हैं। और MER बेसिक रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे आएंगी। ठीक है, बेसिक सम एश्योर्ड जो है उसको कंसीडर करेंगे किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के लिए। जैसे जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर 55 ईयर से बिलो एज है तो एनुअल प्रीमियम AP यानी एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स, 55 के अबव एज है तो एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स यहाँ पे इंश्योरेंस लागू रहेगा। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कैसे, कि अगर सपोज मेरी एज 34 है, मैं ईयरली 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, या समझ लो मैं मंथ का 10,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ और ईयरली इन्वेस्टमेंट मेरा 10,000 के हिसाब से हुआ 12,000, 1,20,000। तो मेरी एज 34 है तो मुझे इंश्योरेंस कितना मिलेगा, 1,20,000 का 10 टाइम्स यानी 12 लाख रुपीज। अब 12 लाख रुपीज में किस कैटेगरी में हूँ, मैं नॉन मेडिकल जनरल में हूँ, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में हूँ, नॉन मेडिकल स्पेशल में हूँ, तो ये 12 लाख रुपीज मुझे किस कैटेगरी में मेडिकल में लाते हैं या नहीं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, उस मेरा SUC पिछली पॉलिसीज 2 साल में मैंने कितनी खरीदी है या रिवाइव करी है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा केस जो है वो मेडिकल में जाएगा या नहीं। ठीक है, सो नॉन मेडिकल स्कीम्स यहाँ पे सारी ही अलाउड हैं इस प्लान में। ठीक है, ये ग्रुप 1 प्लान है। तो अगर नॉन मेडिकल प्रिफर्ड में आप जाते हैं, यानी जिनकी इनकम 10 लाख से अबव है, ग्रेजुएट या अबव स्टडी किए हुए हैं, पिछले 3 साल के ITR, कम से कम अर्निंग इनकम 10 लाख रुपए या उससे अधिक है, तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो MER यानी जूम पे एक कॉल आएगा, 1 करोड़ तक का प्लान दे सकते हो 18 से लेके 35 साल की एज के लिए। 36 से 45 की एज के लिए ये 50 लैक्स हो सकता है, 46 to 50 की एज के लिए ये 20 लैक्स रुपीज तक हो सकता है। ठीक है, सो ये वीडियो MER के साथ है। अगर वीडियो MER भी नहीं चाहिए तो भी 13 लैक्स तक अब ये नॉन मेडिकल दे किसको सकते हैं, जिसकी कोई प्रीवियस सर्जरी ना हो। एक्सेप्शन फीमेल केसेस है, जैसे डिलीवरी, C सेक्शन डिलीवरी, तो 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड रहता है, उसके बाद नॉर्मल ही गिना जाता है। ठीक है, फीमेल को नॉर्मल ही गिना जाता है डिलीवरी के 6 मंथ्स के बाद। ओके, अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में नहीं है तो। ओके, तो ऐसे केसेस में नॉन मेडिकल स्कीम्स आप दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल की बात करें, यानी जिनकी अर्निंग इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, 2.5 लाख से अबव है, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशनल है या बिजनेसमैन है तो कम से कम SSC पढ़े हुए हैं, और पिछले 3 साल के ITR बिजनेसमैन के 10 लाख से ज्यादा हैं जिसमें अर्निंग इनकम हो,
तो वहां पे 18 to 35 ईयर के लिए 30 लाख तक का एसयूसी, अगर वीडियो एमईआर के साथ जाते हैं तो 50 लैक्स। 36 to 45 ईयर एज के लिए 20 लैक्स है, वीडियो एमईआर के साथ मैक्सिमम 30 लाख। 46 to 50 एज के लिए 10 लैक्स है, ठीक है, और वीडियो एमईआर के साथ 15 लैक्स है। अब सपोज जैसे मेरा केस है वो नॉन मेडिकल स्पेशल में आएगा, माई इनकम इज लेस देन 10 लाख रुपीज। ओके, आई होप ये अगले साल मोर देन इट हो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं इनकम टैक्स पे करना चाहती हूँ, ये मैंने मेरी अफर्मेशंस में लिखा है। सो फिलहाल जो केस है उसमें क्या है कि आई एम बिलो 10 लाख रुपीज बट आई एम प्रोफेशनल LIC एडवाइजर मोर देन 11 ईयर्स। ओके, सो प्रोफेशनल मेरा यहाँ पे नॉन मेडिकल स्पेशल में आएगा। एंड अगर एजुकेशन से भी देखो तो आई एम टेक्निकल पर्सन, बीफार्म MBA किया हुआ है। सो हियर आई वुड बी इन दिस केस 18 to 35, 34 इज द माई एज। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख, यानी मैं समझो साल का 5 लाख रुपए SIP में इन्वेस्ट करूं, ठीक है, तो सिर्फ हाइट वेट के साथ ये केस पास हो सकता है, वीडियो एमईआर आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है कि मैंने पिछले 2 साल में इंश्योरेंस कितना लिया है। तो पिछले 2 सालों में लगभग आई हैव बॉट अप्रोक्स 20 लाख रुपीज इंश्योरेंस, तो वो 50 में से वो 20 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 30 लाख तक का इंश्योरेंस बिना मेडिकल के ले सकते हैं। अगर उससे अब हो गया तो मुझे मेडिकल में कंपलसरी जाना होगा। ओके, जनरल नॉन मेडिकल ग्रुप्स में अप टू 20 लैक्स, 18 to 45 के लिए अप टू 20 लैक्स आप फॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट विदाउट एनी स्पेशल रिपोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मेडिकल इश्यू में, अगर आई एम रिपीटिंग, कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है तो ही, ठीक है, डोंट चीट योर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो 46 to 50 ईयर के लिए ये मैक्सिमम 6 लैक्स तक अवेलेबल है। वैसे ही मेजर स्टूडेंट्स पे आप अभी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि 25 लैक्स तक उनको लगभग कोई बीमारी होती नहीं है, एंड अप टू 25 लैक्स तक नो मेडिकल है। 25 से 30 लैक्स दे रहे हैं तो हाइट वेट फॉर्मल रिपोर्ट ही होगा, एंड दे कैन गेट द इंश्योरेंस। ओके, सो अगर MDRT करना है तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए किसी भी प्लान के लिए। ओके, एज प्रूफ की बात करें तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ ही आपको यहाँ पे अलाउड रहेंगे। फीमेल लाइव्स की बात करें तो यहाँ पे सारी ही फीमेल लाइव्स अलाउड हैं, लेकिन प्रेग्नेंट है तो अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कैटेगरी A1 को ही हम ये प्लान दे पाएंगे। थर्ड जेंडर को भी आप ये प्लान दे सकते हैं, लेकिन प्रपोजल जो है वो NB डिपार्टमेंट में कंसीडर किया जाएगा। माइनर लाइव्स एंड मेजर स्टूडेंट्स की बात करें तो 2 करोड़ एंड स्टैंडर्ड माइनर्स लाइव्स को ही ये मैक्सिमम रेटेड ऑफ सम एश्योर्ड ग्रांट किया जाता है। अगर उससे बियॉन्ड है या सब स्टैंडर्ड माइनर लाइव्स है तो वहां पे सेंट्रल ऑफिस रिफर किया जाएगा, वो भी मार्केटिंग मैनेजर का रिकमेंडेशन लगेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ 5 साल से अबव एज है तो स्कूल गोइंग कंपलसरी है। सब स्टैंडर्ड मेजर लाइव्स तो अप टू क्लास 3 ओवरवेट में ही चलेगा, माइनर में। मेजर में जा रहे हैं आप 18 से 50 साल तक, अप टू क्लास 8 अलाउ करते हैं। 51 to 60 अप टू क्लास 5, 61 to 65 क्लास 4 तक ही अलाउ करेंगे। अगर फिजिकली हैंडीकेप पर्सन है तो कंपलसरी फिजिकल मेडिकल आएगा, और गेनफुली एम्प्लॉयड होंगे तो ही ये प्लान हम दे सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा यहाँ पे मैक्सिमम 15 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड तक ही अलाउड रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 to 50 ईयर में अगर 5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है तो सबके क्लासेस अलग अलग लिखे हुए हैं, तो डिपेंड करता है आप जब केस एडमिट करते हैं ऑक्यूपेशनल का एनेक्सर आप फील करके देते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कितने तक जाएगा और कितना एक्स्ट्रा अलाउ करते हैं। और एक बार अगर एक्स्ट्रा अलाउ किया है तो वहां पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर उस प्लान में आप नहीं ले सकते। बिजनेस इंश्योरेंस में भी ये प्लान आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में। तो एक बहुत अच्छा प्लान है अगर एम्प्लॉय समझता है कि मैं एम्प्लॉयर समझता है कि मैं एम्प्लॉय के नाम पे मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो ज्यादा रिटर्न आने के चांसेस हैं, तो 27 सेक्शन में उसे एक्सपेंसेस में ये बाद मिलते हैं, यानी टैक्स सेव हो जाता है इनकम में। और एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस रहता है जिससे एक ट्रस्ट भी बना रहता है, एम्प्लॉय जल्दी लीव नहीं करेगा, ठीक है। NRI एंड FNIO के केस में हम इसकी बात करें तो कैटेगरी ग्रुप 1 और 2 में ये प्लान नहीं दे सकते, 3 और 4 में एक्स्ट्रा के साथ दे सकते हो, ग्रुप 5 में विदाउट एक्स्ट्रा आप दे सकते हैं।
ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्रीज में माइनर एंड हाउसवाइफ्स को दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल में ग्रुप 5 कंट्रीज को ही दे पाएंगे। और मेल ऑर्डर सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआई, एफएनआईओ यानी फॉरेन नेशनल इंडियन ओरिजिन, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को ही आप दे पाएंगे। और एनआरआई की सीरीज के 2 सेशन मैंने रखे हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, उसे रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा सेशन बाकी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मैं जल्दी डाल दूंगी। बेनिफिट एग्जांपल देखते हैं कि किसी पर्सन की एज 35 ईयर है, ईयरली प्रीमियम 50,000 दे रहे हैं, पॉलिसी टर्म उन्होंने 20 साल की ली है, और फंड जो है उन्होंने ग्रोथ सेलेक्ट किया। अभी क्लाइंट ने 35 ईयर की एज पे ये प्लान लिया है। ओके, और मैच्योरिटी 55 की एज पे अगर 8% भी आप ग्रोथ समझते हैं इस प्लान में, तो जो 50,000 20 सालों में दिया है, अगर मान लो कि 8% भी रिटर्न दे रहा है प्लान, तो यहाँ पे 20,57,790 उसे मैच्योरिटी मिलेगी, प्लस रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस। अगर उन्होंने फुल टर्म प्रीमियम दिया है और मैच्योरिटी ले रहे हैं, तो जो भी मोर्टेलिटी चार्जेस लिए हैं एलआईसी ने, डिडक्ट किए थे, यूनिट कैंसिल किए थे, वो यहाँ पे रिफंड कर दिए जाएंगे। अब भगवान न करे कि क्लाइंट की पॉलिसी के 9 साल के बाद डेथ हो रही है, 35 की एज थी, तो समझो 44 पे डेथ हो रही है, तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 10 टाइम्स ऑफ 50,000 रुपीज, यानी 5 लाख बना। अगर 105% भी गिनोगे तो ये 2,62,000 होता है। और फंड वैल्यू अगर 8% के हिसाब से ग्रोथ आप समझते हैं, तो वो 5,49,691 हुआ। ठीक है, सो हायर ऑफ अबाउट तीनों में से जो ज्यादा है वो यहाँ पे पेबल रहेगी। तो यहाँ पे जैसे फंड वैल्यू 9वें साल पे ज्यादा है, ठीक है, अगर सेकेंड ईयर होता तो वहां पे सम एश्योर्ड ज्यादा होता। ओके, तो जो ज्यादा है वो मिलेगा। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई है और एक्सीडेंटल बेनिफिट भी लिया होता तो 5 लाख एडिशनल मिलते। तो ऐसे ये प्लान वर्क करता है कि फंड वैल्यू या इंश्योरेंस दोनों में से जो ज्यादा है, सम एश्योर्ड जो ज्यादा है, वो यहाँ पे नॉमिनी को पे होता है। उसके अलावा इस प्लान में गारंटीड एडिशन मिलता है पॉलिसी के 6 ईयर पे 5% ऑफ एनुअल प्रीमियम। जैसे 1 लाख रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो 1 लाख का 5% यानी 5,000 हुआ। अभी समझो अगर एनएवी रेट जो है वो 20 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 20 यानी 250 यूनिट्स एलआईसी ऑफ इंडिया मेरी पॉलिसी में ऐड कर देगा। तो मेरे बाकी के इन्वेस्टमेंट के साथ वो यूनिट्स भी ग्रो करते रहेंगे। वैसे ही 10th ईयर पे 6th पे भी ऐड होंगे, पॉलिसी कंटिन्यू रही, 10th पे भी 10% ऐड होगा, 15 पे 15%, जितने यूनिट्स ऐड होंगे सम एनुअल प्रीमियम के, 20 पे 20% एंड 25 पे 25%। तो समझो अगर 1 लाख रुपीज आई एम इन्वेस्टिंग, तो 6 ईयर पे 5,000 अमाउंट के यूनिट्स ऐड होंगे, 10th ईयर पे 10,000 अमाउंट जितने यूनिट ऐड होंगे, 10,000 वैल्यू के, है ना, 10,000 रुपए की वैल्यू के। तो अगर 30 रुपए रेट है तो 10,000 डिवाइडेड बाय 30, तो 330 यूनिट के, 333 यूनिट के आसपास ऐड होगा। वैसे ही 15 ईयर पे 15%, 1 लाख का यानी 15,000 रुपए के यूनिट ऐड होंगे, 20 पे 20%, 20,000 के। तो ये एडिशनल है, आपका फंड तो ग्रो कर रहा है, साथ साथ में ये एलआईसी ऑफ इंडिया आपको एडिशनल दे रही है। ठीक है, पार्शियल विड्रॉल की बात करते हैं, तो पॉलिसी के 5 साल के बाद आप कभी भी पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। तो अगर ये पार्शियल विड्रॉल आप पॉलिसी के 6 से 10th ईयर के बीच में करते हैं, तो 20% ऑफ यूनिट फंड आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरा फंड 6 ईयर पे 5 लाख हो गया है, तो 5 लाख का 20% यानी 1 लाख तक मैं विड्रॉ करवा सकती हूँ। 11 to 15th ईयर के बीच में यूनिट फंड का आप 25% विड्रॉ करवा सकते हैं। 16 to 20 के बीच में 30%, और 21st to 25th के बीच में 35% ऑफ द फंड आप विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, जब भी मैंने विड्रॉ किया तो अगले 2 सालों तक मेरे बेसिक सम एश्योर्ड में से ये फंड माइनस होगा। सपोज मैंने 6 ईयर पे 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और मेरा इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का चल रहा है, तो भगवान न करे अगले 2 साल के पहले क्लेम आया तो 10 लाख माइनस जो मैंने विड्रॉ किया वो डिडक्ट होकर के सम एश्योर्ड कैलकुलेट होगा, या फंड वैल्यू जो ज्यादा होगा वो मेरे नॉमिनी को मिलेगा। ओके, क्लियर। और यहाँ पे वैसे ही 2 साल के बाद
वो फिर से रिसेंबल हो जाएगा। मैं 2 साल कंटिन्यू प्रीमियम भर रही हूँ, तो जो 1 लाख माइनस किया था पार्शियल विड्रॉल का सम एश्योर्ड में, वो फिर से रिसेंबल हो जाएगा। तो फिर से उसके आगे भगवान न करे डेथ क्लेम आया तो सम एश्योर्ड या फंड वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर तरीके से ये प्लान आपके लिए सेफ है। मार्केट का मार्केट भी हो गया, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस भी हो गया। चार्जेस की बात करें तो हर म्यूचुअल फंड में, हर एसआईपी में आप चार्जेस देते ही हैं। एलोकेशन चार्जेस यहाँ पे रहते हैं, जैसे ऑफलाइन मोड में फर्स्ट ईयर 8%, सेकेंड टू फिफ्थ ईयर 5.5%, सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स 3% रहता है। मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पे एज पे डिपेंड करता है। हर साल आपकी एज पे डिपेंड करेगा कि कितना मोर्टेलिटी चार्जेस जाएगा। तो अगर 25 तक की एज है तो 1.23 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड चार्ज होता है। 35 की एज है तो 1.60 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। 45 की एज है तो 3.59 पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। 50 की एज है तो 6.18 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं। और उसके अकॉर्डिंग, चार्ज के अकॉर्डिंग आपके हर मंथ के एसआईपी में से यूनिट्स उतने कम मिलते हैं। यानी ये चार्जेस डिडक्ट करके जो भी अमाउंट बचा वो आपका इन्वेस्ट होता है, और मैच्योरिटी पे ये रिफंड भी कर दिया जाता है। लिंक्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट, तो लिंक्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट में आपको 0.40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड चार्ज किया जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं ना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं। और अगर आप पुलिस में हैं और या पैरामिलिट्री फोर्स में हैं एंड ऑन ड्यूटी आप एक्सीडेंटल बेनिफिट चाहते हैं, तो ये चार्ज जो है 0.80 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड होता है। एक बार आपने ले लिया तो कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कैंसिल करवा दिया तो फिर से ऐड नहीं करवा सकते एक्सीडेंटल बेनिफिट। अदर चार्जेस की बात करें तो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं लगते हैं। स्विचिंग चार्जेस साल में 4 बार ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर उससे ज्यादा बार है तो आप 100 रुपीज प्लस जीएसटी लगता है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस एफएमसी जो है विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ कंपटीशन ऑफ एनएवी। ठीक है, जो वन एक्टिव फंड के लिए 1.35% है एंड डिसकंटिन्यूड फंड के लिए ये 0.50% है। ठीक है, विद ऑफर स्प्रेड ये नहीं चार्ज लेते हैं हम। पार्शियल विड्रॉल चार्जेस 100 रुपीज प्लस जीएसटी रहेगा। ठीक है, और अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में है तो यहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं। वो आप कहीं पे भी देखो, बैंक की एफडी भी आप पहले सरेंडर करते हैं या डिसकंटिन्यू करते हैं तो वहां पे भी आपको चार्जेस तो डिडक्ट होते ही हैं। सो अगर इसमें कट रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है ये। ठीक है, सो अगर फर्स्ट ईयर अगर आप डिसकंटिन्यूड फंड में जाते हैं तो 20% ऑफ एनुअल प्रीमियम या मैक्सिमम 3000 रुपीज, दोनों में से जो कम होगा वो चार्ज लिया जाएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 से कम है, तो 50,000 से ज्यादा है तो 6% ऑफ एनुअल प्रीमियम या मैक्सिमम 6,000, दोनों में से जो कम है वो चार्ज होगा। वैसे ही जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे तो ये डिसकंटिन्यूड चार्जेस कम होते जाते हैं। और फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स, 5 साल के बाद, 5वां साल आपका स्टार्ट हुआ उसके बाद डिसकंटिन्यूड का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है, मिसलिनियस चार्जेस की बात करें तो कोई भी चार्ज है, अगर कुछ एंडोर्स या चेंज करवाते हैं 4 बार स्विचिंग के अलावा, तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी है। लेकिन कॉरपोरेशन के पास राइट रहता है। टैक्स बैन चार्जेस, तो यहाँ पे करंट रेट जो है वो 18% किसी भी सर्विस पे रहता है। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन एंडोर्समेंट के लिए दे रहे हैं तो 100 रुपीज प्लस जीएसटी यानी 118 रुपये आपका चार्ज जाता है। एंड राइट टू रिवाइड चार्जेस, तो कॉरपोरेशन अपने पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ये राइट्स रखता है चार्ज रिवाइज करने के। अगर आप हैप्पी नहीं है मॉडिफिकेशन से तो आप अपना जो प्लान है वो कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स नोटिस आपको दी जाएगी कि ये चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो आपके पास ये चॉइस रहती है, आप चाहें तो विड्रॉ करवा सकते हैं। ओके, सो मार्केटिंग टूल्स फॉर निवेश, यहाँ पे क्या है एसआईपी के लिए कि सर्टेन हियर आर सम मार्केटिंग पॉइंट्स, जैसे सिक्योर योर फाइनेंशियल फ्यूचर, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं मार्केट मुझे ज्यादा रिटर्न देता है तो इंश्योरेंस के साथ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अट्रैक्टिव रिटर्न है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ में अभी 17% से ज्यादा सीएजीआर चल रहा है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट भी अलाउड है क्योंकि 10 टाइम्स इंश्योरेंस है। ओके, तो यहाँ पे एक हम डिफरेंस देख लेते हैं, एलआईसी एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी। एक सेकेंड, एलआईसी का एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं एंड सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं कि जैसे कि LIC में सिर्फ में डेली एनएवी काउंट होता है, म्यूचुअल फंड में भी डेली एनएवी रहता है, मार्केट लिंक है दोनों ही। इन्वेस्टमेंट कस्टमर चूजन फंड जो आप चूज करते हो उसमें इन्वेस्ट होता है, वेल्थ क्रिएशन मोटो है दोनों का, पीरियोडिकल ऑटो डेबिट दोनों में ही पॉसिबल है, बैंक से डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है? तो इनकम टैक्स बेनिफिट है एज पर रूल्स, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको LTCG लॉन्ग टर्म गेन चार्ज या शॉर्ट टर्म गेन चार्ज देने होते हैं। नो स्विचिंग चार्जेस अप टू 4 स्विचिंग, यहाँ पे आपको स्विचिंग चार्जेस देने होते हैं। टर्म एश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम है SIP में, यहाँ पे ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट आप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं ले सकते। मिनिमम 5 ईयर टीनर है जो आपका वेल्थ क्रिएट करता है, जबकि मोस्टली म्यूचुअल फंड्स 2.8 ईयर ऑन एन एवरेज चलते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर गारंटेड एडिशन रहता है आपका LIC के सिप में, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका गारंटेड रिटर्न का कोई भी प्रोविजन नहीं रहता है। आप LIC के समझो आपको नहीं समझ में आ रहा, डिसकंटिन्यूड फंड में डाल दिया तो भी 4% गारंटेड हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LIC एंड म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप एडवाइजर हैं तो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, और अगर आप कस्टमर हैं तो जल्दी से जल्दी आप आपके नियर बाय एडवाइजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक चैनल आपने फॉलो ना किया हो, फेसबुक पे फॉलो ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू अगेन विद नेक्स्ट वीडियो, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गोल्स। अगर आप कस्टमर हैं तो आपके ड्रीम अचीव करने के लिए ये प्लान सबसे बेस्ट रहेगा, अगर मार्केट में बिलीव करते हैं तो। और अगर आप एडवाइजर हैं तो अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये प्लान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी सेलिंग्स।